हमने कल पढ़ा भारत के लोग भारत की संपूर्ण प्रभु संपन्नता, समाजवादी पर निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, इतना हम सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। अब आगे पढ़ते हैं कि प्रियम्बल में, उद्देशिका में आगे और क्या है। तो भैया आगे की जो लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए। ये लाइन ये तो हमने समझ लिया था। अब एक लाइन आती है अगला की है न्याय, यानी जस्टिस, न्याय। ठीक है, न्याय पूछेगा आपसे उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। पीसीएस 2019 प्री यूपीपीसीएस सवाल आया था। यह उद्देशिका में सवाल ये था कि आपकी प्रियम्बल में उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार के न्याय देने की बात की है, उनका सीक्वेंस बताओ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो एक तो आपको ये बताना चाहिए, दूसरा आपका सीक्वेंस बताना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। हैं डिफाइन नहीं करना। न्याय कितने प्रकार, जस्टिस की बात की है कि भाई सामाजिक, राजनीतिक न्याय, न्याय मतलब सबको राजनीतिक रूप से बराबरी का मौका मिल सके। ऐसा ना हो कि बोल दिया कि भाई कुछ लोग जैसे पाकिस्तान में है कि वहां पर कोई भी माइनॉरिटी का बंदा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। तो आपने राजनीतिक पावर तो आपको बराबर से नहीं दी ना, तो उसे न्याय नहीं बोल सकते आप। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, नहीं है ना, यहाँ तो कोई बन सकता है, सबको राइट्स है। तो एक तरह से सबको बराबर दे न्याय कर रहे हो सबके साथ। ठीक है, आर्थिक न्याय, सबको बराबर से मौका मिल सके, ऐसा ना हो कि एक वर्ग को मिल रहा है बाकी को नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक रूप से बराबर हो सके, कोई छुआछूत तो इस तरह की छोटा बेटा छोटी और बड़ी बातें ना हो। ठीक है, तो 3 तरह की न्याय की बात कर रहा है। सवाल आपसे इस तरह ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, सवाल इस तरह पूछेगा आपसे। तो अभी ऊपर वाले में क्या पूछेगा आपसे कि इन 5 शब्दों को सीक्वेंस में लगाओ। कल बताना भूल गया मैं आपको, मैंने याद किया था S3DR, ये मेरा फेवरेट था, मैं याद करता था। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे मैंने पढ़ा। अब आप लोग अपने तरीके से पढ़ लेना, मैंने याद किया। ये सीक्वेंस पूछते हैं, कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। S3DR। दूसरा क्या है कि ओरिजिनल मुख्य जब 1950 में जब किताब बनी थी उस समय कौन से वर्ड थे, तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SDR था, बता था ना। ये 2 शब्द तो बाद में आए थे, ठीक है ना। फिर ऐसे पूछेगा कितने प्रकार के न्याय की बात की, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, फिर अगला सवाल आएगा आपसे, एक लाइन और, कि भाई आपके संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता यानी लिबर्टीज की बात की गई है, आजादी की बात की गई है। 5 प्रकार की आजादी की बात की गई है। ये कितने प्रकार है, 3 हैं, ये कितने, 5 हैं, ये सब। ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5। कौन कौन सी, विचारों की, विचार मीन्स थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, फेथ, धर्म, विश्वास में बिलीव, धर्म, फेथ, उपासना, वर्शिप, सब लिखा हुआ है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। एक्सप्रेशन मतलब आपने कुछ विचार किया, सोचा, अब बोलना भी तो है, जैसे हम बोलने की आजादी बोलते हैं। एक्सप्रेसिव होना ना, एक्सप्रेस करना, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, गा कर, नाच कर, अपने बातों को बचाना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अभी आर्टिकल 19 देखेंगे तो उसमें आएगा बोलने का अधिकार, ये ना कि बोलने की आजादी और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसमें आता है कि मैं पढ़ाऊंगा कि आपका जैसे कि प्रेस की आजादी है। अब प्रेस की आजादी जो है, अखबार वाला, उस प्रेस की आजादी नाम की लाइन जो है लिखी नहीं है संविधान में, लेकिन हमारे देश में प्रेस को आजाद रखा गया है। ठीक है, आजाद का मतलब है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि भाई डॉक्टर साहब, ये जो किताब आप संविधान लिख रहे हो, इसमें प्रेस को भी तो लिखो कि प्रेस को भी अपना काम करने की आज़ादी है, क्योंकि ब्रिटेन में तो यही लिखा हुआ है, ब्रिटेन में बकायदा लाइन लिखी हुई है कि प्रेस की आज़ादी होगी, आपने तो लिखा ही नहीं है। तो अम्बेडकर ने बोला था कि मैं ये जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, तो बोलने का अधिकार की हम बात ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बोलने के अधिकार में आम पब्लिक भी आती है और प्रेस भी आता है।
प्रेस क्या करती है? अपनी बात को अभिव्यक्त तो करती है ना, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही है, कोई रिपोर्टिंग कर रही है, कुछ सरकार ने कुछ योजना बनाई तो उसके बारे में लिख रही है, फेवर में, अगेंस्ट में, जो भी लिख रही है, विचारों को अभिव्यक्त कर रही है ना, तो ये एक्सप्रेशन है। तो ये आपके कितने प्रकार के हैं? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। इतनी आजादी देखिए 5 प्रकार की। अब इनको याद रखना कितने नंबर्स में और कितना सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। सवाल पूछा गया था वर्शिप। अब कोई मूर्ति पूजक है, कोई पश्चिम की तरफ मुंह करके करता है, कोई कहता बिना मूर्ति के करेंगे, कोई निरंकारी है, कोई मूर्ति पूजक है। तो आपके तरीका है पूजा करने का, तो उसकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई नहीं सिर्फ मूर्ति पूजा की करेंगे, आप बिना मूर्ति के पूजा नहीं कर सकते, आप व्रत नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो हर अपने धर्म को बकायदा मानने की और किस तरह से उस रिचुअल का मतलब होता है कर्म कांड को फॉलो करने की आपकी आज़ादी तब तक है। एक लाइन सुनना, अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, तब तक है जब तक आप दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहे, कि आपकी जो एक्शन है वो दूसरों को प्रॉब्लम नहीं कर रहा। आपने कहा बोलने का अधिकार है मुझे, हाँ अच्छी बात है, अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गाली देना शुरू कर दो लोगों को, ठीक है। आपने कहा पूजा करने का अधिकार है, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी जाके पूजा कर लोगे। वो अभी जो बवाल हुआ लुलु मॉल में, वहाँ जाके नमाज पढ़ रहे हैं और उसका देखा था कि बाद में आके वो क्या कहते हैं उसको, सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया रहे। तो तमाशा ये नहीं होता ना भाई, जो करना करो, आप बिलीव, आपका जो भी वर्शिप करने का तरीका, उपासना करने का तरीका वो करो, लेकिन इसका मतलब एक दूसरे में आके इंटरफेयर कर दो, ये प्रॉब्लम करो। अभी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें एक बात पढ़ाऊंगा कि एब्सोल्यूट नहीं होता है, वर्ड है एब्सोल्यूट, मतलब बोलने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को गालियां देना शुरू कर दो। हर चीज दी है आपको, अधिकार सारे दिए हैं, बट लिमिटेड रखे, बट बोल दिया गया है। हर चीज करने की आजादी है। आपने कहा कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी रहने की आजादी है, बिल्कुल रहो, कहीं आजादी है, बट अगर लगता है कि उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, उसे आदिवासी की दिक्कत हो सकती है, नहीं रहने दिया जाएगा। बोलने का अधिकार है, बोलो बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब नहीं कुछ भी बोलो, जाके गालियां भी देना शुरू कर दो, दूसरे को बेचारा अपमानित हो। तो हर चीज आजादी, सब कुछ है, बट अपनी हदों में रहो। हद में रहकर सब आजादी दी गई है, हैं? अपमानित नहीं करना, हर्ट मत करो, किसी के इंटरफेयर मत करो, अपना जो करना करो, बैठ के क्या दिक्कत है। हाँ, संविधान की जो मांग है ना वो 1920 के बाद से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और संविधान का मतलब क्या है कि एक तरीके से कायदे से रहना, कि भाई ये देश चलेगा कैसे, किन विचारों पे चलता है, क्या थॉट प्रोसेस है। अब वो मान लो अंग्रेज के टाइम पर भी हो, तो 1920 से जब डिमांड होना शुरू हुई, तो पहले तो ये डिमांड की गई कि भाई एक संविधान होना चाहिए, फिर डिमांड हुई कि इंडियंस बनाए अपना संविधान, यानी कि इंडियंस किस तरह रहना चाहते हैं, किन बातों को बिलीव करते हैं। तभी 1946 से स्टार्ट हो गया था ना, देखो संविधान बनाना। आजाद तो 47 में हुआ है, 46 से ही अंग्रेजों ने देना शुरू कर दिया कि ठीक है आप बनाओ। तो 1940s की जो दशक में इंडिया का जो डिमांड की है, वो संविधान की डिमांड कर रहे थे, लगातार कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि हमें संविधान बनाने का हक दो, मतलब कि हमें राइट्स दो कि हम किस तरह से जीना चाहेंगे, ये सब बातें हम लिख सके अपने बारे में कि हाँ भाई पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, रूल कोई भी कर रहा हो, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर तरीका तो पता होना चाहिए ना। तो अगर देश किसी के भी अंडर में होता है, गुलाम हो गया तो भी संविधान तो बनता ही है, ठीक है। फिर आया आपका एक और लाइन आई, क्या लाइन आई आपकी, समता, इक्वालिटी। दो प्रकार की इक्वालिटी है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा का मतलब है स्टेटस, अवसर का मतलब है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पूछेगा क्या आपसे, भारतीय संविधान आपके उद्देशिका में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा के नाम पर, अवसर के नाम पर। इक्वालिटी होनी चाहिए, आप सबकी इज्जत बराबर हो रहे, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई दलित पंडित का अलग नहीं, कोई महिला पुरुष में भेदभाव नहीं, ठीक है, और सबको बराबर से अवसर मिले, तभी आप देखो सबको बराबर से अवसर मिलता है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये।
अब ये अभी तक यहां पर पढ़ रहे, अब यही समझो कि अब कितने सारे क्वेश्चन बन गए। मैंने आपको यहां तो पढ़ाया ना जब आपको, यहां पर तो इस पैराग्राफ से क्या बनेगा, S3DR इनके मतलब, ठीक है, और ओरिजिनल संविधान में कौन कौन से शब्द थे और कौन से बाद में जोड़े गए, ठीक है, क्लियर है आपको। फिर आपका सेकंड लाइन आ गया कि न्याय के ऊपर 3 प्रकार के न्याय बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समझ में आ गया। फिर आपका बात करता है स्वतंत्रता की 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर बात करता है एक समता की, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ढंग से पढ़ना, याद रखना, समझने की कोशिश करना। कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। नहीं, मेंस नहीं आएगा, बताइए, इसका मतलब समझो, ठीक है। पीसीएस दो अब मेंस में लग रहा है, मान लो कुछ लोग आरओ तैयारी कर रहे होते हैं, आरओ में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर पीसीएस वाला कर रहे हो मैं तो वहां पर अलग सिलेबस होता है आपका, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स ना फंडामेंटल वर्ड्स हैं, फंडामेंटल वर्ड्स, तो उन फंडामेंटल वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। अब फंडामेंटल तभी तो पहला चैप्टर है ना यार, कि बिल्कुल बेसिक्स है। जब आपको यही नहीं पता कि इक्वालिटी क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या है, स्पीच क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है, तो आपको क्या पता, बताओ फिर आप क्या ही लिख पाओगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्यों हुआ, क्या हुआ। इसलिए तो मैं आपको इतना समय ले रहा हूँ। हम लोग तो अगर पढ़ाना होता मैं 5 मिनट में खत्म कर देता आपको यार, लेकिन जब पता ही ना होता इसके पीछे की सोच क्या है, क्या करते फिर आप, ठीक है। इतना ज़्यादा उन सब में अभिव्यक्ति, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखिए क्या था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसमें प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। उससे पहले ये 3 शब्द नहीं हुआ करते थे। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएं समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन में हो। ये पढ़ाएंगे भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डीपीएसटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा आपको मैं क्या कहानी है। ये जोड़े क्यों गए, इंदिरा गांधी ने क्यों जोड़ दिए। 75 में तो इमरजेंसी लग गई थी ना, तो इमरजेंसी वजह से क्या आफत मच गई थी बताऊंगा जब वो वक्त आए, ठीक है। समझ में आ रहा फिलहाल अभी आपको कहाँ का फसल हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा कहाँ। ये छठे पैराग्राफ आ गया, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को देते हैं। अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ। सवाल पूछा गया था पीसीएस में प्री में कि संविधान जो बनाया है वो किसको दिया, क्या राजा साहब को दे दिया, राजा ऑफ किंग ऑफ वेल्स को दे दिया, ब्रिटेन के राजा को दे दिया ना, अपने आप को दिया। हमने खुद बनाया और अपने लिए बनाया, आप समर्पित किया। 99 साल की लीज में नहीं मिला हुआ हमें हमारा देश की आज़ादी, जो हम बना के राजा साहब को पहले प्रस्तुत करेंगे और फिर वो करेंगे। हम जो करेंगे हम अपने मालिक हैं, क्योंकि हम सोविरन हैं। हमने जो बनाया अपने आप को आज समर्पित कर दिया, हम सबने अपने आप को किया हुआ है। ये सब रखना, बोलेगा कि वो भारत की जनता को या भारत की सरकार को या संविधान सभा को, ऑप्शन में नहीं, आत्मसमर्पित है। क्या हुआ, अधिनियमित का मतलब है कि देखो एनेक्ट करना ना, बनाना, लिखना, ठीक, अंगीकृत करना, अडॉप्ट करना, एनेक्ट करना, और आपका गिवन टू अवर सेल्फ हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ जो मैंने बातें बताई हैं, अब क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे आएगा एक बात समझना। जो ये मैंने जितने भी कलर कोडिंग की हुई है ये कीवर्ड्स हैं, और उन कीवर्ड्स पे याद रखना है आपको। आप करोगे याद रखने के लिए पर्पज से मैंने इसको आसान कर दिया है। जहां पर भी हरा लाल दिखाई दे, समझ जाना कि आपको फोकस स्पेशल मारना है वहां पे, आपको वो चीज भूलनी नहीं है। बाकी कहानी है
संविधान हमारे मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं को लिखित करती है, यानी कि जो आइडियाज और कंपोनेंट्स हैं हमारे संविधान में, वो है हमारे आदर्श क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे आदर्श हैं कि हम सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा आदर्श है, हम जिस बात में बिलीव करते हैं ना, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो हमारे मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं को बताता है ये, ठीक है। फिर सोच कर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कल बताया था ना आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया की से भाषा ली थी, संविधान लिया गया था अमेरिका से, यूएसए से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूएसए से लिया गया है और भाषा जो लिखा कैसे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। तो नेहरू आ गए, कल बता दिया मैंने वो। फिर 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ दी गई, ठीक है। ये बातें हुई, डिस्कस की थी ना मैंने आपको, तो ये आपको लिखित में आ गया आपको। चलिए अब आप थोड़ा सा और गहराई में आते हैं। अब बात करते हैं विवाद की, मसले मसाइल। विवाद ये है कि भाई जब किताब आपने खरीदी, अब उस किताब का पहला पन्ना जो है वो इंट्रोडक्शन वाला है, अब वो पन्ना आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अब आपको लगता है कि ये किताब का पहला पन्ना जो इंट्रोडक्शन वाला है वो किताब का हिस्सा है, तब तो पढ़ लोगे। अगर आपको लगता है यार फालतू की बातें लिखी होंगी, इसमें कुछ मतलब नहीं है, तो शायद नहीं पढ़ोगे। तो प्रेम्बल को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। विवाद ये गहराया कि क्या ये इंट्रोडक्शन का जो पन्ना है कि संविधान का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर दो केसेस आते हैं, एक आता है बेरूबारी थाना केस और एक है केशवनंदा भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं बेरूबारी थाना केस क्या है। 1947 में देश आजाद हुआ, हमें पता है कि रेड क्लिफ साहब आए, पहली बार हिंदुस्तान आए, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान देश की आप बाउंड्री बना दो, एक बार पंजाब की तरफ से बना दो, एक बंगाल की तरफ से बना दो, इसलिए हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहते हैं उनको, ठीक है। अब रेड क्लिफ साहब कभी हिंदुस्तान नहीं आए थे। कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उस समय तक भी देश की बाउंड्री क्लियर नहीं थी कि क्या कौन सा इलाका कहां जाएगा। उसके बाद जाके जो उनको मैप दिया गया और बिना उन्होंने सर्वे किए, बिना वो ट्रैवल किए, बिना ये जाने कि कहां पर किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनका सोशियो कल्चर क्या है, उनका इंटरेक्शन कैसा है, किस तरह की नस्ल के लोग रह रहे हैं, किस तरह की जाति के लोग रह रहे हैं, सिर्फ थाने के बेस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। थाना मीन्स पुलिस थाना, पुलिस थाने होते हैं, तो पुलिस थाने की बाउंड्री होती है, तो उस बाउंड्री के हिसाब से उन्होंने मैप में पेंसिल से डिजाइन कर दिया कि ये इलाका पाकिस्तान में जाएगा, ये इलाका हिंदुस्तान में जाएगा, और ये काफी अनसेटिस्फैक्टरी रहा। बोलो 1 घंटे बाद फोन करूंगा मैं। थाने के उस पर कर दिया, ठीक है। अब आप बिना कहीं गए लाइन खींच दोगे तो क्या होगा, कुछ मसले हो जाएंगे, ठीक है। अब मसले ये हो गए कि कुछ इलाके जहां पर मुस्लिम फैमिली थी, मुस्लिम बस्तियां थी, जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान जाने चाहिए थी, गलती से हिंदुस्तान में आ गई। और कुछ बस्तियां जब हिंदू फैमिली थी, हिंदू बस्तियां थी, जो हिंदुस्तान आना चाहिए था, वो गलती से पाकिस्तान आ गए, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बस्ती को हम बोलते हैं एनक्लेव। क्या बोलते हैं? एनक्लेव्स, बस्तियां, ठीक है, छोटी छोटी बस्तियां। अब जब ये बनाई गई, अब बॉर्डर तो ऐसे बन गई आपकी, ठीक है। अब तो कुछ इलाके इंडिया में आ गए, कुछ पाकिस्तान में आ गए। ये बात हो रही है, ये इंडिया इलाका है और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है। पता ना ईस्ट पाकिस्तान क्या है? आज का बांग्लादेश, पता ना? ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। नहीं पता तो बताओ, बताएं। जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तो पाकिस्तान दो जगह से बना। एक आपका पंजाब की तरफ से पाकिस्तान आज का है, और पाकिस्तान का एक हिस्सा जो आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का, उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान, इसे वेस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 में तो वॉर हुई, उसके बाद से ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये पाकिस्तान से अलग होकर इसको बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया।
दोनों की बाउंड्री के लिए रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ बाउंड्री इधर भी, रेड क्लिफ इधर भी, दोनों। इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करने की जो बाउंड्री थी वो बॉर्डर बाउंड्री कमीशन उनके अंडर में था, ठीक है। तो अभी बात हो रही है ईस्ट पाकिस्तान की, क्योंकि 1971 से पहले की बात हो रही है ना ये, बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, एनक्लेव्स बन गए, तो डिस्कस हुआ कि भाई ऐसा करें कि जो बस्तियां हमारी हैं, जो आपके पास है आप हमें दे दो, हमारे पास है आप हमें दे दो, और नया बाउंड्री बनाते हैं। तो दोनों सरकारें जो थी, पाकिस्तान की सरकार और इंडिया की सरकार मान गई, नेहरू मान गए, उधर से लियाकत अली मान गए। लेकिन जब तक कुछ काम होता होता किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, सर जी ये तो जमीन जो है ना, ये बिना उसके पाकिस्तान को दे रहे हैं, और कैसे दे सकते हैं आप जमीन को। चला गया सुप्रीम कोर्ट में मैटर, और वहां पे आया ये बेरूबारी थाना डिस्प्यूट केस। थाना लिखा ना ये, थाना बेरूबारी, इस केस का नाम था बेरूबारी थाना केस, ठीक है। वहां पर कोर्ट ने जजमेंट दिए इस मैटर पे, लेकिन कोर्ट में क्या होता है कि एक ही केस पे कई और मुद्दों पर भी हम लोग जजमेंट दे देते हैं, ठीक है। एक ही जजमेंट पे जो जुड़े हुए हैं 5-6 जजमेंट और भी आते हैं। तो पहले तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, अगर भारत सरकार को यह लगता है कि कुछ इलाके एक्सचेंज किए जा सकते हैं, दिए सकते हैं और लिए जा सकते हैं, तो वो कर सकता है, ऐसा राइट्स है। लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट, संसद में संशोधन बिल जो करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन बिल पास करने के बाद जब करो, अपने स्तर पे नहीं करना है, यानी कि संसद से बात करना है, ना कि सरकार अपने करे। अब इस दोनों बातों में फर्क होता है, सरकार और संसद। सरकार का मतलब, एग्जाम्पल ले लेते हैं आज के संदर्भ में, सरकार का मतलब है बीजेपी या एनडीए। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है, बीजेपी भी होगी, एनडीए भी होगा, कांग्रेस भी है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, आप पार्टी भी है, और दूसरी पार्टी भी है। तो पार्लियामेंट में जब भी कोई बात होती है तो पूरे देश के नेता उसमें वहां पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तब जाके बिल पास करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ सरकारी मैटर बात हो जाती है तो सिर्फ सरकार क्या करती है, अपने स्तर पर फैसला लेती है। लेकिन जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है तो पार्लियामेंट के स्तर पर लिया जाता है, संसद में बिल पेश करना पड़ता है, वहां पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और तब बिल पास होगा। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, आप जगह दे सकते हो, बट पार्लियामेंट से करो, अपने स्तर पे नहीं करना है। फिर देखे तो और बाकी लोगों को कुछ क्या क्या कहना हो, मान लो दूसरे दल के नेता जो कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, वो भी तो बोल सके, ठीक है भाई। तो उन्होंने संविधान कर दिया। साथ में एक बात और बोल दी कि जो उद्देशिका है ये संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी थाना केस में क्या हुआ, ये बोला गया कि भाई आप संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि कौन से केस में ये बोला गया है कि जो उद्देशिका है संविधान नहीं है, तो वो बेरूबारी थाना केस में है। क्लियर हो गया। पर जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, मतलब जहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या लिखा है या क्या बात बोलना चाहते हैं, तो हम लोग संविधान का जो है उद्देशिका की हेल्प ले सकते हैं। अगर जज साहब कोई फैसला कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा उनको, तो वहां पे हम कुछ स्पष्ट है तो वहां पे जाके हम जो है हेल्प लेकर कर लेंगे। लेकिन इसे अंग नहीं मान सकते। यह उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अंततः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ठीक है। क्लियर हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये 1960 में हुआ, चलता रहा। फिर मैटर आ गया 1973। क्या हुआ ये कि भारत की आजादी के बाद भारत में जमींदारी एक्ट जो होती है, जमींदारी एबोलिशन एक्ट या जमींदारी सीलिंग, लैंड सीलिंग एक्ट आ गया। लैंड सीलिंग मतलब है, पहले क्या था, देखो कुछ लोगों के पास बहुत लैंड थी, जमींदारों के पास बड़ी बड़ी लैंड हुआ करती थी, ठीक है। कुछ लोगों के पास बिल्कुल लैंड नहीं थी, गरीब थे, बिल्कुल लैंड ही नहीं है उनके पास। अब सरकार किस तरह से बाकी लोगों को बढ़ावा देगी। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसा करेगी कि जमीन जो है एक हद तक किसी के पास रहेगी, उस हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने विनोबा भावे का नाम सुना होगा, जिन्होंने भूदान आंदोलन किया था। उसमें वो मकसद था कि स्वेच्छा से आप जमीन को दान कर दो, ठीक है। ऐसा यही माहौल चल रहा था, 60s में माहौल स्टार्ट हो गया था। ये कई लोगों ने स्वेच्छा से जमीनें अपनी दे दी, ठीक है। केरल में
केरल की सरकार फैसला करती है कि जो मंदिरों में, मठों में जमीनें हैं, उन जमीनों को हम ले लेंगे और जमीनों को हम गरीबों में बांट देंगे। अब मठों के पास बहुत जमीनें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जमीन है। केरल सरकार ने फैसला कर लिया। अब मंदिरों को पसंद नहीं आया फैसला, कहता है कि तो हमारी जमीन है, हमें दान में मिली हुई है। मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो चले गया मैटर कोर्ट में। कोर्ट में वहां पर मठों को जो कर रहा था वो केशवनंदा भारती जो थे, अभी 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, उन्होंने लीडरशिप दी कि मैं लड़ूंगा, ठीक है। और 1973 में केशवनंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। बहुत बड़ा केस था ये, कई बातें इसके अंदर बोली गई, ठीक है। और कुछ बातें जो हैं मतलब अलग अलग टाइम पे अलग करती हैं इसके अंदर। ये है केशवनंदा भारती, ठीक है। ये बेरोबारी थाना का, चलो। तो इसमें कुछ बातें बोली गई हैं। क्या बोली गई हैं कि उद्देशिका पहले, अच्छा इसमें 8-10 बातें बोली गई हैं, लेकिन हम चूंकि प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, उद्देशिका पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उस पर फोकस ज्यादा रहेंगे। ये बोला गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। बेरोबारी में क्या बोला गया था? नहीं है। इसमें क्या बोल रहे हैं? अंग है। सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखना बेटा, कोर्ट में मान लो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक मैटर पे एक जजमेंट दिया, ठीक है। कुछ सालों के बाद उसी मैटर पर दूसरा जजमेंट आया और वो जजमेंट बिल्कुल उल्टा जजमेंट था। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बोली थी उस केस में, और अपनी बात को पलटते हुए उन्होंने वो बात बोल दी। तो जो लेटेस्ट बात होती है उसी को माना जाता है। जैसे कि 1960 में बेरोबारी में ये बात हुई कि अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन उसी मैटर में 1973 में केशवनंदा भारती केस में बोला गया अभिन्न अंग है। और चूंकि अभी तक इस मैटर पे और कोई केस नहीं आया है, हम इसी को मान रहे हैं जो लेटेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पलट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना। कोई वो नहीं करना कि क्या किसी को सजा देना, कि कानून को समझते क्या है। अब चूंकि अलग अलग जज अलग अलग व्याख्या करता है, अपनी अलग अलग समझ से करता है, तो बहुत संभव है कि एक ही बात को लेकर अलग अलग जज अलग अलग बातें बोले। तो इस मैटर में 1960 में जजों को जो सही लगा उन्होंने बोल दिया, लेकिन 1973 आते जाते हो सकता जजों का दूसरे जज आ गए, उस समय तक माहौल चेंज हो गया, समय चेंज हो गया और उन्होंने फिर जजमेंट दे दिया। क्लियर है ना? ठीक है। पहले क्या बात बोली? संविधान का अभिन्न अंग है, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कुछ 2 बातें और बोली जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी मैटर में, केशवनंदा, क्योंकि ये बहुत कई बार एग्जाम में आता है इस बंदे का। ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा बोला कि भाई उद्देशिका में आप संशोधन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, करो, आप जो बदलना बदलो। संविधान में बदल सकते ना, संविधान किताब है, उस किताब में बदलाव किया जा सकता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान किस तरह के, क्या एक बहुत ही हार्ड है या लचीला है? तो हमारा संविधान ना बहुत हार्ड है ना बहुत लचीला है। अगर बहुत ही लचीला होगा तो जो भी सरकार आएगी अपना संविधान चेंज कर ले जाएगी फटाफट अपने हिसाब से। स्विट्जरलैंड में क्या 50,000 लोग साइन करके कोई पिटीशन देते, कानून चेंज हो जाता है। लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता ये। ठीक है। लचीला रखा गया इतना है कि कोई मिसयूज ना करे इस चीज को, अपनी पावर को। लेकिन अगर समय के साथ कुछ बदलाव करना चाहे तो कर सके, क्योंकि अगर कोई चीज बदल नहीं रही है तो वो सड़ जाएगी। भाई जो 1950 में जो बात थी आज तो वो नहीं चलती है ना, समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का इल्म था कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कि बदल भी सके और मिसयूज भी ना हो जाए। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन फंडामेंटल राइट्स है वो उसको बदलना समझ लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना मुश्किल कर रखा है। वहां पर कुछ बेसिक बदलाव नहीं कर सकते आप उसके अंदर। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर पार्लियामेंट में आप उसमें ऐसा संविधान संशोधन के अलग अलग 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और आपका एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसके कर सकते हो, यानी कि 50% उपस्थित और वोट करें, 50% लोग मतलब लोग जो जितने भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में वो 50% बहुमत से आप
बिल पास कर सकते हो, संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो जो हल्के फुल्के मैटर होते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ, साधारण बहुमत के साथ कर देते हैं। फिर लगता है कुछ मैटर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है इसमें, और तो उसमें क्या किया कि स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2/3 66%, 66%, यानी कि 66% लोग जो आपके साथ होंगे पार्लियामेंट में, तब जाके आप कोई कर पाओगे। चीजों को और मुश्किल किया गया। तीसरा आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन, यानी कि पहले तो 66% लोग पार्लियामेंट में पास करें, प्लस 50% राज्यों में ये बिल पास हो जाए। जो बिल सेंटर और स्टेट के संबंधों से संबंधित होते हैं वो तीसरे वाले में आते हैं। जैसे कि जीएसटी जब आया, क्योंकि वो टैक्स का था, सेंटर और स्टेट के संबंधों को वो कर रहा था, तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ राज्यों ने रेक्टिफाई किया उसको कि हाँ भाई हम ठीक है मान गए। अब ऐसे ही मान लो राष्ट्रपति की पावर में कुछ छेड़छाड़ करनी है, या राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ छेड़छाड़ करनी है, सुप्रीम कोर्ट के पावर में कुछ छेड़छाड़ करनी, कुछ बदलाव करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन होगा। जहां पर सेंटर और स्टेट के संबंधों का हवाला दिया जाएगा वहां पर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि उद्देशिका में संविधान संशोधन करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात कई बार एग्जाम में आएगा। मूलभूत, बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या चिड़िया का नाम है? बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेफिनेशन नहीं दी कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन बाद में जो एक्सपर्ट्स बैठे, इंटेलेक्चुअल्स बैठे, उन्होंने कुछ निकाला कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या था, क्या बोला बेसिक स्ट्रक्चर से। तो ये निकल के आया कि हर देश अपने कुछ मूलभूत तत्वों से बना होता है। जैसे इंसान जो हैं वो 5 तत्वों से बने, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये सब बने तत्वों से। हमारी इंडियन फिलॉसफी में ये बात है। उसी तरह हमारा देश भी बना है, जो कि जिससे उन चीजों को अलग करना, अगर आप अलग करोगे तो वो देश फिर इंडिया नहीं रह जाएगा। जैसे कि डेमोक्रेसी, आप इंडिया की कल्पना ऐसा नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी ना रहे, या सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, या आप सेपरेशन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट, मतलब कुछ ऐसी बातें जिसके बिना ये देश चल नहीं सकता, ये देश नहीं है। तो उसे बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें छेड़छाड़ ना हो, आप बाकी आप कर लो, देश का जो बदलाव करना कर लो। यानी कि आपने ये बोल दिया ऐसा है कि औरतें वोट नहीं डालेंगी और आपने ऐसा बिल पास कर दिया, तो ये चीज गलत है, क्योंकि वोटिंग राइट सबको बराबर से दी गई है। इक्वालिटी की बात बोल रहा है, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बीजेपी ने बोल दिया कि भाई ऐसा एक बिल पास करा दिया पार्लियामेंट में कि ऐसा है कि मुस्लिम्स वोट नहीं डाल पाए, तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, संविधान अभिन्न अंग है और बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात बोली गई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट है, ये जो उद्देशिका है वो नॉन जस्टिसेबल है, न्याय योग्य नहीं है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या? न्याय योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब है कि संविधान प्रियम्बल में जो बात लिखी है, प्रियम्बल में, उद्देशिका में जो बात लिखी है, अगर सरकार आपको नहीं दे पा रही है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बोल के कि सर आप देखिए पार्लियामेंट प्रियम्बल में यह बात बोली गई है लेकिन हमें सरकार दे ही नहीं रही है, तो कोर्ट में नहीं जा सकते। उसे बोलते हैं नॉन जस्टिसेबल, न्याय योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट से हनन हो रहा है, जैसे कि बोलने की आजादी का हनन हो रहा है, आप चले जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है, वहां पर रक्षा की जाएगी आपकी बोलने के अधिकार की। लेकिन जो बातें उद्देशिका में लिखी हैं, जो बातें डीपीएसपी में लिखी हैं, वो बातें अगर आप कोर्ट में जाओगे तो मानेगा नहीं। अब क्यों नहीं मानेगा? डीपीएसपी में बताऊंगा, जब बताऊंगा कि क्यों जस्टिसेबल नहीं है। है अब इसमें कोई बात लिखी है, जो बातें निचोड़ के साथ साथ आइडियाज, मेन आइडियाज हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेन आइडियाज जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करने में भी समय लेते हैं।
जैसे कि आर्थिक इक्वालिटी। क्या आपको लगता है हमारे देश में आर्थिक इक्वालिटी है? राजनीतिक इक्वालिटी है, सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी नहीं है। अब आपने सब प्रियम्बल में तो लिख दिया, लेकिन सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही आर्थिक इक्वालिटी। क्यों? सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है। सरकार ने लिख तो दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, बराबरी की, आर्थिक बराबरी होनी चाहिए, लेकिन उस चीज को इंप्लीमेंट करने के साधन नहीं है। अब मान लो कोई बंदा खड़ा हो गया, अरे सर कोर्ट में गया, बोले सर देखो संविधान में प्रियम्बल में तो ये लिखा हुआ है कि सबको बराबरी से मिलना चाहिए, मुझे सैलरी कम मिल रही है। अब ये एक ही काम के लिए औरतों और आदमी को अलग अलग सैलरी मिलती है, होता है ना। तो अब मान लो चला गया, कानून नहीं बनाया और चला गया कि बोलो तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है, तो कोर्ट बोलेगा नहीं, न्याय योग्य नहीं है, हम आपको एंटरटेन कर पाएंगे। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो इस बात को रखा गया कि कुछ बातें हम तुरंत दे सकते हैं, कुछ बातें हो सकता है बाद में जब हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तब दे पाएंगे। तो ऐसी बातें जो कि कुछ समय के बाद दे पाएंगे, समय आने पे दे पाएंगे, वो हमें रखा न्याय योगी नहीं है। उसके लिए ऐसा नहीं फिर क्या सब लोग कोर्ट में चले जाएंगे बाद में। अब हमारे पास, अब आपने अपने पापा से बोला पापा मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ, पापा ने कहा बेटा अभी दिला देंगे, सही वक्त आएगा दिला देंगे, आप जब 12th पास कर लोगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे दिला देंगे आपको। तो पापा ने क्या बोला कि समय आने पे दे देंगे, जब हमारे मेरे पास रिसोर्सेज होंगे, मेरे पास पैसा होगा, मैं तुम्हें दिला दूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ था कि क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, करना बहुत कुछ है, लेकिन क्या संभव है? संभव नहीं था। जब देश आजाद हुआ तो बहुत बुरी स्थिति में था, मतलब सरकार के लिए संभव नहीं था कि सबको आर्थिक लेवल से बराबरी दे दे। कहां से दे? उसका पैसा नहीं, उसका खाने को तो पैसा नहीं था यार। और अच्छा वो चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने बोल दिया कि कराओ। अब कोर्ट ने तो बोल दिया कराओ, सरकार कर पाएगी क्या? ठीक है, इसीलिए नॉन जस्टिसेबल रखा गया इनको। क्या ठीक समझ में आ रही है? कुछ दिक्कत समस्या? ये एनक्लेव्स है, ये जो मैं बताता आपको, ये बाउंड्री थी, ये यहां पर ये अलग अलग बस्तियां बसी थी है। ठीक है, एनक्लेव्स है। समझ में आया बेटा? कुछ दिक्कत समस्या परेशानी टॉपिक में किसी? जहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब कहाँ बनने हैं, फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि कहानी क्या है, कि रट्टाफिकेशन ना हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या फैक्ट्स की बात है भाई? कुछ लोगों ने कुछ बोला है, क्या बोला है? अभी क्वेश्चन फैक्ट्स वाले होते हैं हमारे एग्जाम्स में, आरओ का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वो हमें याद रखना है किस तरह। जैसे कि यहां पर एक न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब थे, इन्होंने बोला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार ने कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कह दिया। अब इन्होंने बोल दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हिदायतुल्लाह साहब ने, कि उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन परंतु डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की जो मूल आत्मा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये आर्टिकल 32 क्या है मैं पढ़ाऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे हम लोग, क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस बात को कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बोला? आर्टिकल 32 को बोला, और हिदायतुल्लाह ने किसको बोला? उद्देशिका को बोला। तो हमें याद रखना कि किस, ऐसा ना हो अमूमन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछा जाता है, लेकिन गूगली मार दे हिदायतुल्लाह का पूछ ले तो कर पाओ। चलिए और देखिए फैक्चुअल, ये हिदायतुल्लाह साहब है, अंबेडकर है। फिर एक और स्टेटमेंट दिया गया था के एम मुंशी द्वारा। के एम मुंशी साहब जो थे उन्होंने बोला कि जो उद्देशिका है वो एक लाइक अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, यानी कि राजनीतिक जन्मपत्री है। जैसे कि जन्मपत्री जो होती है उसको देखकर आपका स्वभाव कैसा है, आप मांगलिक हो कि नहीं हो, क्या हो, वो पता लगाते हैं। इसी तरह से खाली प्रियम्बल को देखकर हम समझ पाएंगे कि इस किताब में क्या बातें बोली गई हैं। ठीक है, तो क्या है राजनीतिक जन्मपत्री। उद्देशिका में निहित बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा किस वाद में आई? केशव चंद्र भारती केस में आई। ठीक है, उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अभी इंपॉर्टेंट कि भारत का शासन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो भारत की जनता। सवाल कैसे पूछेगा आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
पार्लियामेंट या भारत की जनता, ये सवाल आ चुका है। तो भारत की जनता सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? मेन कौन है? पब्लिक। मेन कौन है? पब्लिक, ठीक है। पार्लियामेंट मत बोल देना, सवाल 2 बार पीछे से आ चुका है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी शब्द का क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? अच्छा समाज तो पढ़े, लेकिन थोड़ा एक चीज और पढ़ा देते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। इसका मतलब हम समझ लिया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया था। एक लाइन यहाँ पे, ये मिक्स इकोनॉमी आ जाए, ये इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है। पूछा जाता है कि भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत एक मिश्रित यानी मिक्स इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, इसका और आसान तरीका बता दें आपको कि यहां पर दोनों तरह की कंपनी काम करती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, पब्लिक, जिसे हम कहते हैं पब्लिक, ठीक है। दोनों तरह की कंपनियां काम करती हैं, तो इसलिए ये मिक्स इकोनॉमी है। अगर सिर्फ प्राइवेट काम करती तो अमेरिका की तरह पूंजीवाद या कैपिटलिस्ट कंट्री हो जाती, ठीक है। कि सिर्फ प्राइवेट कंपनियां हैं, सिर्फ सरकारी कंपनियां होती तो यूएसएसआर या रशिया की तरह जो है वो कंपनियां बन जाती, सिर्फ सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन हमने क्या किया, कुछ कंपनी ये हैं प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं। अगर प्राइवेट में आपके पास जियो है, एयरटेल है, तो पब्लिक में बीएसएनएल है, ठीक है ना। अगर आपका थर्मल पावर प्लांट में और अच्छी कंपनियां हैं तो रिफाइनरीज वगैरह हैं जो कि प्राइवेट हैंड्स में हैं, अंबानी वाली हैं, रिलायंस की, तो कुछ अपनी एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब भी तो कंपनियां हैं, कोल इंडिया, ठीक है। अब इसका मैं और डिटेल में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, लेकिन समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की कंपनी हमारे काम करती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बाकी छोड़ देना, ठीक है। ये सब ये आर्टिकल 39 समझाया था, कोई दिक्कत नहीं। देश के भौतिक संसाधन फिजिकल रिसोर्सेज का यथासंभव समानता के आधार पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और धन का एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होगा। यानी कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, बाकी लोग गरीब से गरीब होते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। समाजवाद का सिर्फ ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो संपदा हो सबको बराबरी से जाए और आर्थिक इनइक्वालिटी जो है वो खत्म होनी चाहिए। विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री कौन सी है? अमेरिका। अमेरिका ने पहले बार बोला था कि भाई हम जो है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संपूर्ण सोवरेनिटी, पढ़ा चुके हैं आपको। नहीं, अमेरिका के मैं भैया, अमेरिका का मतलब यह है कि अमेरिका का कोई अपने राज्य का धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है ना। पहला राज्य था, देश था जिसने ये बात बोली थी, ठीक है, कि हम नहीं है, क्योंकि पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका ने लिखा है, ठीक है। संविधान होते थे जैसे कि अलिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है, लिखा नहीं गया है, पता है बस। हाँ ज़्यादा नहीं है, बड़ा ना वो छोटा 7-8 पर, इसमें कुछ बदलाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, संविधान में उद्देश्य का अब तक कितने बार संशोधन हुआ है? कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। कौन सी कमेटी थी? सरदार सुवर्ण सिंह कमेटी। भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय देती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पढ़ चुके हम लोग, है ना। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता लिबर्टी देती है? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ये सब पहले डिस्कस पहले कर लिया आप लोगों से कि समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। फिर एक और आता है, किस वाद में यानी केस में सेक्युलरिज्म को संविधान का आधारभूत ढांचा बोला गया? तो ये चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, बोमई साहब। तो उस केस में एसआर बोमई बनाम भारत संघ में ये आया था कि जो सेक्युलरिज्म है वो भारत का मूल आधारभूत ढांचा है। अच्छा, ये क्या है? कुछ केसेस होते हैं, कुछ केस होंगे जो इंपॉर्टेंट केस हैं, जब हम पढ़ेंगे उससे क्या क्या निकल के आया। तो कई बार एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो जैसे कि एसआर बोमई केस जो आता है उससे पूछा जाएगा कि सेक्युलरिज्म जो है वो फंडामेंटल राइट मतलब मूल बेसिक स्ट्रक्चर है। कई सारे भी केस पढ़ेंगे, अभी फंडामेंटल राइट्स में आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे केस पढ़ेंगे, तो उसमें ये आपको याद रखना है कि इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और नियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया, इसलिए 26 नवंबर को हम लॉ डे के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मानते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक थे सर आइवर जेनिंग्स, एक्सपर्ट थे, ठीक है। उन्होंने भारत संविधान का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। इन्होंने एक बात और बोली थी, इन्होंने कहा था कि ये ना ये वकीलों का स्वर्ण है, मतलब वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि हमारे संविधान सभा में वकील या लॉ से संबंधित बहुत सारे लोग थे, तो जो उन्होंने हमारे संविधान को लिखा तो टेक्निकल भाषा बहुत इस्तेमाल की है, ना कि इजी भाषा। उनको वही समझ में आती थी तो उन्होंने वही भाषा इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सर आइवर जेनिंग्स जो हैं एक्सपर्ट, तो कभी सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि स्टेटमेंट के सवाल पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए। एक दो लोगों को तुम्हें खास बता देता हूँ कि इन्होंने पहले कहा कि सबसे बड़ा और विस्तृत है, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद है आपके 395, इनिशियल 395 थे शुरुआत में, ठीक है। 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक है। अब 22 भाग का मतलब चैप्टर वाइज हमने कहा था, अनुसूचियां हम शेड्यूल हो गया और अनुच्छेद आपके आर्टिकल्स हो गए। बाद में ये बदलते बदलते बहुत कुछ हो चुका है, आपके अनुच्छेद 400 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अनुसूचियां शेड्यूल जो है 12 हो गई हैं, ठीक है। भाग 22 ही अभी है, ठीक है। तो याद रखना है। और मैंने कल भी कहा था कि उन भाग को पढ़ना जरूरी है, कौन सा 15 वाला भाग 15, 16, 17, 18 मैच द फॉलोइंग का सवाल पूछ लेगा आपसे, या कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 315 कौन सा है, अनुच्छेद 350 कौन सा है, सवाल इस तरह बन जाएंगे आपके। या अनुसूचियां बोलेंगे कि 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची क्या है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको अभी और आगे तो पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में कितने 12 अनुसूचियां हैं, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। नवी अनुसूची संविधान कब जुड़ी गई, ये बाद में खैर फैक्चुअल है, प्रथम संविधान संशोधन हो गया था, ठीक है। अच्छा, विद अनुसूची का जब पढ़ूंगा मैं डिटेल बता दूंगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं आपको। जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है, शेड्यूल है, ठीक है, वो संबंधित है आपका 73 और 74 संविधान संशोधन से। तो ये पंचायत से संबंधित है, ये आपका म्यूनिसिपैलिटी से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो पंचायत से संबंधित अब शेड्यूल ये है 11वां और 12वां म्यूनिसिपैलिटी से है आपका। म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम, ठीक है। हिंदी 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 भाषा, पानी पीने दो मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब भारत में कैसा शासन प्रणाली है, कैसी है, इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम है, संसदीय, क्या मतलब है इसका? अमेरिका में कैसी है? वहां पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल क्या मतलब है? आप इलेक्शन लोकसभा का होता है, किसको चुनते हो? लोकसभा के इलेक्शन में आप किसको वोट डालते हो? अब तक वोट डाला कि नहीं डाला? आप लोगों ने डाला है? लोकसभा का वोट डाला? लोकसभा में राज्यसभा डालोगे? राज्यसभा डाल पाओगे? क्या होता है लोकसभा का? अभी कब वोट डाला था आपने, सर बताओ? योगी जी वाले चुनाव में डाला कि मोदी जी वाले डाला था? चलो ठीक है। जब राज्यों में से मुख्यमंत्री चुनना होता है स्टेट का, अमूमन आप 3 बार वोट डालोगे। 3 बार। पहली बार सबसे छोटा ग्राम प्रधान या नगर निगम का वार्ड कॉर्पोरेटर पार्षद, ठीक है, उसका वो जब होता है तो आप वो डालते हो, अपने पार्षद को चुनने के लिए डालते हो, पार्षद को या ग्राम प्रधान को चुनने के लिए डालते हो, पहली बार। दूसरा डालते हो आप मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है, ठीक है, जब राज्यों का होता है, तो उसमें आप अपना एमएलए चुनते हो, अपने क्षेत्र का एमएलए, विधायक। फिर आप तीसरा डालोगे जब आप लोकसभा का चुनाव हो, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, इसमें प्रधानमंत्री बनता है, उसमें आप चुनते हो अपने क्षेत्र का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसे कहते हैं हम लोग। समझ में आया? तो 3 में चुनाव है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। पहले में पार्षद, दूसरे में एमएलए विधायक और तीसरे में सांसद। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमारे देश में क्या है कि आप लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालते हो, आप लोग अपने अपने एमपी चुनते हो और आपके एमपीज अपना नेता चुनते हैं जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं।
आपका सिर्फ काम है कि अपने क्षेत्र का में एक एमपी को चुनना, और वो लोग मिलकर, एमपी लोग मिलकर, सांसद लोग मिलकर अपना नेता चुनते हैं, जिस नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जिला पंचायत का जो होगा चुनाव, तो जितने जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो जाके चुनते हैं, आगे चुनते हैं। ठीक है, तो आप लोग, आपका क्षेत्र का जो एमपी होगा तो सब मिलकर, एमपी मिलकर बाद में एक बंदे को चूज करेंगे जिसका नाम होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमारे देश में क्या संसदीय शासन प्रणाली है, संसद है। संसद कौन कौन सी है? संसद के 3 पार्ट होते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा गया कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट कितने हिस्से की, क्या कौन कौन है पार्लियामेंट में? क्या हुआ? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक तो है, बोल रही हो? 3 पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। सबसे छोटा लोकसभा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर है राज्यसभा और फिर है राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी बिल, कानून बनेगा तो मान लो पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास होगा, और जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा उसके ऊपर जो बिल है वो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, सवाल पूछेगा आपसे, तो राष्ट्रपति भी कानून बनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बिना कानून नहीं बन सकता। तो संसद का, पार्लियामेंट का हिस्सा है वो। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संसद है। यहाँ पर लोकसभा में हम चुनते हैं लोगों को। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को वोट देते हैं लोग, डायरेक्टली देते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्टली भी है, लेकिन राष्ट्रपति चुनता है। और राष्ट्रपति चुना आता है तो वो बंदा अपने अपने बंदों को रखता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होगा वही, उन्हीं में से कोई बनेगा डिफेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री या कुछ बनेगा। अब इसके फायदे नुकसान क्या होंगे ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, मेंस का टॉपिक है ये। सवाल 2018 के मेंस, पीसीएस के मेंस में आया हुआ सवाल है कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ पार्लियामेंट और ये आपका पार्लियामेंट टाइप ऑफ सिस्टम में क्या फायदा क्या नुकसान है। ठीक है, अभी समझिए खाली कि संसदीय शासन प्रणाली जो है इंडिया में फॉलो की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट कौन चुनता है? चलो, वैसे तो ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे इलेक्शन का, प्रेसिडेंट तब पढ़ेंगे, लेकिन फिर बताओ, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट ऑल मेंबर्स। अब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड 2 तरह के लोग होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के हो चुनेंगे। ठीक है, अभी प्लीज समझ लो। चलिए, है बेटा? हाँ, वो तो सवाल फिर यहाँ बनेगा कि कौन सा यूटी जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 बल्कि 3 हो गए हैं अब, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। ये अभी नहीं कर पाए ना, अभी बंदा पड़ा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पर अपना अपना मुख्यमंत्री है। फिर सर आइवर जैनिंग ने क्या कहा, जिससे भारत संविधान को विस्तृत होने का उसका दुर्गुण वकीलों का स्वर्ण कहा, यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, हमने जो पार्लियामेंट सिस्टम लिया हुआ है वो ब्रिटेन से लिया हुआ है। भाई ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ सीखा, ब्रिटेन ने राज किया हुआ, सीखा हुआ। भारत राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान है। बस फर्क क्या है, ब्रिटेन का सम्राट जो है वो वंशानुगत पोस्ट है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है वो हेरिडिटी नहीं है, इसीलिए इंडिया रिपब्लिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। भारत कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ब्रिटेन इज ओनली डेमोक्रेटिक, नॉट रिपब्लिक। अमेरिका इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन सिर्फ डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। और अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? प्रेसिडेंशियल टाइप, अध्यात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंट टाइप ऑफ सिस्टम है ये। ठीक है, अब ये बाकी चीज कल हम पढ़ेंगे कि कहां कहां से कौन कौन से इन्फ्लुएंस हुआ है। आज के लिए इतना ही है, चले।